क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब रूरल डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि हमारा एग्रीकल्चर के अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास, मार्जिनल फार्मर्स के पास, कि वो उसके अलावा भी दूसरे काम कर सकते हैं। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। नॉन फार्म सेक्टर्स, यानी फार्मिंग सेक्टर्स के अलावा हमें क्या करना, ढूंढना, सर्च करना ऑल्टरनेट, कि इसके अलावा और कौन कौन से हम काम कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस वी हैव। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री, है ना। एनिमल के हस्बैंड, ये मत सोचना एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जानवरों को पालना, उनका पोषण करना। तो इसमें क्या है, कुछ डेटा हमने बताया, क्योंकि डेटा ही हमें सबसे ज्यादा क्या है, परेशान करता है। तो आप बार बार सुनेंगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए। यहां पर ये बताया गया कि 17 मिलियन से ज्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स नॉन फार्मिंग एरिया में आए। Oh my God! Wow! टोटल एनिमल का 61% क्या था, ये कैमल, हॉर्सेस, इन सबको इन्होंने क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री का काम किया। और 303 यानी 303 मिलियन कैटल्स इंक्लूडिंग 110 मिलियन बफेलोज इन द ईयर 2019, और 303 मिलियन कैटल्स थी, यानी जैसे होते हैं ना आपकी भैंस, गायें, ठीक है, भेड़, बकरियां। तो ये सब सारी चीजें इन्होंने, जिसमें से 110 मिलियन तो क्या थी, सिर्फ भैंसें थी 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आता है डेयरिंग का काम भी बहुत अच्छा चला था, कि इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 17 मिलियन टन इन 1950 और 51। 50 और 51 में कितना मिलियन इंक्रीज हुआ था, 17 मिलियन इंक्रीज हुआ था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2019-20 तक कितना हो गया, 198.4 मिलियन। कितना हो गया, 198.4 मिलियन, ठीक है। और ये हुआ 2019 और 20। फिशरीज, देखो जो फिशिंग कम्युनिटीज होती थी, तो वो वाटर बॉडीज को क्या है, एक तरीके से सम्मान देती थी अपनी मां की तरह, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें कि इनलैंड का 65% टोटल फिश प्रोडक्शन होता था, बाकी रेस्ट 35% आता था मेरीन सेक्टर से, ठीक है ना। जीडीपी का कितना परसेंट यहां से हम कंट्रीब्यूट करते हैं, 0.9%। तो ये सारे चैलेंजेस थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जो कि बाद में क्या हुए, खत्म हुए। फिर हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग जब शुरू हुआ तो ये हमें क्या मिले, बेनिफिट्स मिले। अब बात आती है इवोल्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भाई चेक करो, चेक करो, चेक करो, रूरल डेवलपमेंट क्या हमारे लिए फायदेमंद रहा। देखो, स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, इसने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन से क्या किया, ज्यादा जोर किस पर दिया, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ दिया। यानी कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि आप फार्मिंग के अलावा भी नॉन फार्मिंग पे भी जा सकते हैं, अलग अलग तरह की हार्वेस्ट को ग्रोथ कर सकते हैं। बेटर फैसिलिटीज हमें मिली। रूरल एंड अर्बन लिंकेज, गांव को शहरों के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। मोर एम्फसाइज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम बात करें, अब तुम कहोगे सर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा है, उसमें इतना कुछ लिखा ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हम उनको क्या दे रहे हैं, उनके लिए क्या डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, कि अगर हम केमिकल का यूज ना करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करें, तो उनको एक अच्छी जमीन, एक प्रोडक्टिव जमीन, लैंड अपॉर्चुनिटी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं किस पर, सस्टेनेबल, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ध्यान देते हैं। यानी प्रेजेंट में लिए तो चाहिए, हमने आने वाली पीढ़ी के लिए भी चाहिए, इसलिए यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। गॉट इट, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।